बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 के 10 मॉड्यूल कवर करेंगे, मॉड्यूल नंबर 56 से लेकर मॉड्यूल नंबर 65 तक। तो ये हमारा पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 56, जिसमें हमारे पास टॉपिक ये है सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी। यानी जब हम सिक्योरिटी हार्डनिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, किन किन बातों को जो है वो हम ध्यान में रख के तो फिर जो है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये पेपर में अगर आपको आता है सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी के अहम पॉइंट लिखो, ठीक है, तो आपने ये पॉइंट जो अपनी वर्डिंग में लिख देने हैं, जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो सबसे पहले जिस चीज़ को ख्याल में रखा जाता है दोस्तों वो ये होती है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम इस बात को जहन में रखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ कितना और उसकी टाइप क्या है, ठीक है। क्योंकि इस बात का हमें पता होगा तो हम सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी सही तरीके से बना सकेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आईटी एसेट्स होते हैं उनकी तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल की होती हैं, उनमें दर्जनों के लिहाज से सिर्फ आईटी एसेट्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मीडियम लेवल की होती हैं, तो वहाँ पर जो आईटी एसेट्स होते हैं वो सैकड़ों के लिहाज से होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज लेवल की होती हैं, तो वहाँ पर जो आईटी एसेट्स होते हैं वो हज़ारों के लिहाज से होते हैं। सो इसलिए उन आईटी एसेट्स को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो कितना है और उसकी टाइप कौन-सी है, तो फिर हम सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं। दूसरी जिस बात को हम ख़्याल में रखते हैं वो ये होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बहुत मैटर करती है, यानी अहमियत बहुत मैटर करती है। प्रायोरिटी क्यों मैटर करती है? वो इसलिए क्योंकि जिस आईटी एसेट्स को सिक्योर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम पहले जो है वो सिक्योर करेंगे, क्योंकि अगर उसको सिक्योर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जब भी सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसमें हम दूसरी जो बात ध्यान में रखते हैं वो होती है प्रायोरिटी, यानी किस आईटी एसेट्स को सबसे पहले सिक्योर करना है, उसके बाद किसको करना है, उसके बाद किसको करना है। तो दिस इज़ अ प्रायोरिटी। उसके बाद फिर हम कैस्केड जो टेक्नोलॉजी है या कैस्केड जो टेक्नीक है, इसका टेक्नोलॉजी नहीं सॉरी टेक्नीक टेक्नीक का भी जो है वो ध्यान रखते हैं। कैस्केड क्या होता है? कैस्केड कहते हैं एक चीज़ को मुकम्मल करके फिर, यानी एक मरहले को मुकम्मल करने के बाद दूसरे मरहले पे मूव करना। यानी जैसे आप कहते हो ना, एक काम पूरा कर लो फिर दूसरे काम पे कर जाना। ये ना हो कि एक काम आधा छोड़ दो और फिर दूसरे काम पे आप चले गए हो, और वो भी आधा छोड़ दो फिर तीसरे पे चले गए हो। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे हमारा काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हुए हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जनाब हमने पहले मरहला कौन सा कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद किस मरहले को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद किस मरहले को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इस डायग्राम में बेसिकली ये जो रेड बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपकी जो जितना भी आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का, उसके अंदर जो आईटी एसेट्स हैं उनको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बॉक्सेस। जैसे देखें ये आपका राउटर है, ठीक है, दिस इज आईटी एसेट्स। उसके बाद ये नेक्स्ट जनरेशन 5 वाला, दिस इज अ आईटी एसेट्स। तो बेसिकली ये बॉक्सेस आपको आईटी एसेट जो है वो निशानदेही करवा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए हम नेक्स्ट जिस बात का ख्याल रखते हैं वो होता है सेपरेट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग फ्रॉम सिक्योरिटी हार्डनिंग। यानी सिक्योरिटी हार्डनिंग को सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से जो है वो हम बिल्कुल क्या करते हैं, अलग रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसकी उसकी तफसीर उसने अगली बात में बताई है। कहता है उसकी वजह ये होती है कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है वो एक लॉन्ग स्टेप है, वो एक मुश्किल स्टेप है। तो अगर हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को सिक्योरिटी हार्डनिंग के साथ अटैच कर देंगे, मतलब दोनों को साथ मिलाकर लेकर चलेंगे, तो उससे फिर नुकसान क्या होगा कि ना तो हम सिक्योरिटी हार्डनिंग ठीक ठीक तरीके से कर पाएंगे, ना ही हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो है वो ठीक तरीके से कर पाएंगे। सो इसलिए बेस्ट वे ये होता है कि हम सिक्योरिटी हार्डनिंग को सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से जो है वो अलग कर दें। और इसमें हम जिस बात का ख्याल रखते हैं वो ये होता है कि जनाब जो चीज़ ईज़ी है उसको पहले किया जाए, जो मुश्किल है उसको बाद में किया जाए। अब सिक्योरिटी हार्डनिंग जो है वो ईज़ी है तो हम सिक्योरिटी हार्डनिंग को पहले करते हैं, और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो कि मुश्किल होती है इसको हम बाद में जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए आपने सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी जो हार्डनिंग है उसको अलग अलग रखना होता है। उसके बाद सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए आप एक और जिस बात का ख्याल रखते हो वो होती है आपकी मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन क्या होती है? मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन दोस्तों ये होती है कि आपने अपने आईटी एसेट्स को मिनिमम कितना सिक्योर करना है, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना, आप कहते हो मिनिमम इतना काम जरूर होना चाहिए। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो वो आपको कहते हैं मिनिमम आपके 50% मार्क्स हों। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके 50 से कम मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड, इसको कहते हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड, कि यानी मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट ये है।
तो यही होता है मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। तो ये आपकी डेफिनेशन पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है कि यहाँ आपको एमसीक्यूज में सर पूछ सकती है एमएसबी स्टैंड फॉर, तो आपने कहना है एमएसबी स्टैंड फॉर मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। और उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन अगर सर पूछते हैं तो आपने अपनी वर्डिंग लिख देना है कि एक ऐसी सिक्योरिटी बेसलाइन जिसके अंदर हम मिनिमम जो है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हैं, कि मतलब हम हमारे आईटी एसेट्स को कम से कम जो है कितना सिक्योर करना ज़रूरी है। दिस इज़ अ मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसने आपको बता रहा है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए हम किन-किन ट्रैक्स को फॉलो करते हैं। वो ट्रैक्स उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको सर पेपर में पूछ सकते हैं कि उन ट्रैक्स को जो है राइट करो जो सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए जो है वो फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रैक होता है वो होता है जी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि सबसे पहले हम सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हुए स्ट्रेटजी बनाते हुए सबसे पहले आईटी का पूरा इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। स्टेप 2 ये होता है आईएसएमएस, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं एंड प्रोसेसेस को देखते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे या थर्ड ट्रैक पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चेक करते हैं। फोर्थ पे हम क्या करते हैं, अदर एप्स, यूटिलिटीज़ एंड थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं, वेंडर्स होते हैं, उनको चेक करते हैं, ठीक है, या उनको फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद ट्रैक नंबर 5 में हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप्स एंड ब्राउज़र को देखते हैं। फिर 6 नंबर पे हम वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को जो है ना कंप्लीट करते हैं। और 7th नंबर पे हम मोबाइल सिक्योरिटी जो है वो उसको सिक्योर करते हैं या उसको मैनेज करते हैं हम। ठीक हो गया। तो ये 7 ट्रैक्स हैं जो सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रैटेजी में आते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपका मॉड्यूल नंबर 56 कंप्लीट होता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट वैसे नहीं था, बस यही एक क्वेश्चन है, सिक्योरिटी हार्डनिंग स्ट्रैटेजी करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो बस आपने ये बातें अपनी वर्डिंग में जो है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 57 पे। तो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 57 है, जिसमें हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है जी प्री रिक्विजाइट फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग, कि सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले हम किन किन प्री रिक्विजाइट्स मतलब किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखते हैं या किन किन बातों को जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है, प्री रिक्विजाइट फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग। तो आपने क्या करना है, आपने ये 5 स्टेप वहाँ पे जो है वो टाइप कर देने हैं। अब ये वो 5 बेसिकली बातें हैं, ये वो 5 स्टेप्स हैं या ये वो 5 बेसिकली हमारे फेजेस होते हैं जिनको हम कंप्लीट करते हैं किससे पहले, सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले। अब प्री रिक्विजाइट जैसे आपके एलएमएस पे भी एक चीज़ होती है ना, कि प्री रिक्विजाइट मतलब ये अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ना है तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ भी बेसिकली वो आपको बता रहा है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले आपने ये वाली चीज़ें, ये 5 स्टेप्स, ये 5 फेजेस, ये 5 जो कंसेप्ट्स हैं, इनको पहले कंप्लीट करना है। तो उसके बाद आप सिक्योरिटी हार्डनिंग जो है वो कर सकते हो। अब वो 5 स्टेप्स कौन-कौन से हैं, इनको बारी-बारी देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है जी सिक्योरिटी प्रोग्राम अप्रूव्ड, जिसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का एक डायरेक्टर जो है वो मुंतखब करते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उसको सेट करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का पूरा एक सीक्वेंस, उसकी स्ट्रैटेजी यानी हिकमत अमली बताते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट के जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और साथ-साथ उनको उनके रोल्स बताते हैं कि उनके रोल्स, उनकी ज़िम्मेदारियाँ कौन-कौन सी हैं। उसके बाद फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अंदर लास्ट में हम ये चीज़ करते हैं कि वो जो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको प्रोजेक्ट का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो ढांचा है प्रोजेक्ट का, उसके बारे में कंप्लीट जो है वो आगाही देते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले हम जो दूसरे नंबर पे चीज़ करते हैं वो होती है जी कंसल्टेंट ऑन बोर्ड, यानी हम अपने प्रायोरिटी के अंदर जो है कुछ माहर कंसल्टेंट जो है उनको जो है वो शामिल कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सके, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो सके। अब ये जितने भी हम माहिर कंसल्टेंट ऐड करते हैं ना, ये थर्ड पार्टी कंसल्टेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, यानी ये वो कंसल्टेंट्स लोग होते हैं जिनका हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बाहर के लोग होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए इनको जो है वो अपने साथ मिलाते हैं या इनको ऐड करते हैं। अब इनको ऐड क्यों करते हैं, उसकी 2 वजूहत हैं। कहता है पहली वजह ये होती है ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट के नताइज हैं यानी जो रिजल्ट्स हैं उन पर फोकस किया जा सके। और दूसरी चीज़ ये है कि इन चूँकि माहिर कंसल्टेंट्स के पास बहुत अच्छा जो है नॉलेज होता है, बहुत अच्छा इनके पास जो है वो तजर्बा होता है काम को करने का, इसलिए जो है वो हम इनको क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले हम तीसरे नंबर पे जो जो काम करते हैं वो होता है जी प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू पर जो मीटिंग की जाती है उसको किक ऑफ मीटिंग जो है वो कहा जाता है। तो इस मीटिंग के अंदर हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के तमाम गोल्स एंड मिशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, डिसाइड करते हैं या बयान करते हैं। उसके बाद हम अपने तमाम के तमाम स्टैक होल्डर्स और उनके रोल आइडेंटिफाई करते हैं, यानी स्टैक होल्डर्स कहते हैं वो लोग जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना यानी पैसा लगाना या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, उनको स्टैक होल्डर्स कहते हैं।
तो हम अपने तमाम के तमाम स्टैक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उनको उनके रोल्स जो है वो मुंतखब करते हैं। उसके बाद हम अपने जितने भी स्टैक होल्डर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी अथॉरिटीज़ यानी उनके क्या क्या उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं और साथ ही साथ उनकी अथॉरिटीज़ यानी उनके क्या क्या उनके पास इख्तियारात हैं वो उनको जो है वो बताते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं उस प्रायोरिटी की स्टार्ट वाली मीटिंग के अंदर हम सक्सेस क्राइटेरिया सेट करते हैं किसका, अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का, प्रायोरिटी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का। उसके बाद चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं, अपनी एक सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो हायर करते हैं। अब ये कमेटी क्यों हायर की जाती है, ताकि उनको उनके रोल्स बताए जा सकें, और ये कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि हम एक टीम बन के काम कर सकें अपने प्रायोरिटी के ऊपर। एक सिंगल जो पर्सन है वो कभी भी प्रायोरिटी के ऊपर ठीक से काम नहीं कर सकता। जब हम एक टीम बन के काम करते हैं तो हमारा प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा अच्छे से रन होता है और ज़्यादा अच्छे से जो है वो कामयाबी के उसके चांस होते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी लीडरशिप कल्चर, हम अपना पूरा जो सिक्योरिटी लीडरशिप कल्चर है उसके बारे में बताते हैं अपनी कमेटी को, और साथ ही साथ जो है वो हम अपनी कमेटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको उनके गोल्स बताते हैं, जो कि उनको पहले से भी जो है वो क्लैरिफाई होती है अपने गोल्स के बारे में, लेकिन फिर भी हम जो है उनको एक दफ़ा उनके तमाम के तमाम गोल जो है वो बताते हैं कि उनके कौन कौन से गोल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों लास्ट पे फिफ्थ नंबर पे सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले हम जो फिफ्थ नंबर पे चीज़ करते हैं वो होता है जी अप्राइजल लिंकेज ऑफ कोर रिसोर्सेज अनाउंस बाय सीआईओ। सीआईओ कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बेसिकली इस पॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही बात होती है, और वो ये होती है कि जो आपका चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है ना, वो बेसिकली ये अनाउंस करता है कि जितने भी टीम मेंबर्स इस प्रायोरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, उनकी इवैल्यूएशन को कैसे जो है वो मतलब उनके जो काम करने का तरीका है उसको कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, उसका क्या मैकेनिज़्म होगा। तो ये बेसिकली इस टाइम में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये दोस्तों वो तमाम के तमाम प्री रिक्विज़ाइट्स थे जो कि सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले किए जाते हैं, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको ये जो 5 मैंने स्टेप्स बताए हैं, ये 5 स्टेप्स आपको अच्छे से याद हों, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अपनी वर्डिंग में भी जो है वो लिख सकते हो। सो ये मॉड्यूल नंबर 57 था। अब मॉड्यूल नंबर 58 की बात करते हैं। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 58 है, जिसमें हमने ये देखना है कि ये भी एक आज इस मॉड्यूल के अंदर भी सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो है जी हु विल कंडक्ट द सिक्योरिटी हार्डनिंग, कि सिक्योरिटी हार्डनिंग को कौन कौन जो है वो कंडक्ट करता है। तो 5 टीम हार्डनिंग को कंडक्ट करते हैं। उनमें जो सबसे पहली टीम है वो है जी आईटी ऑपरेशंस टीम, जो सिक्योरिटी हार्डनिंग को कंडक्ट करती है। दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटी टीम, ठीक है, जो सिक्योरिटी हार्डनिंग को कंडक्ट करती है। तीसरे नंबर पे है आईटी मैनेजमेंट टीम, जो सिक्योरिटी हार्डनिंग को कंडक्ट करती है। चौथे नंबर पे है कंसल्टेंट या हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो सिक्योरिटी हार्डनिंग को कंडक्ट करता है। और चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे है बिजनेस स्टैक होल्डर्स, के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं प्राइवेट के, वो सिक्योरिटी हार्डनिंग को जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये 5 टीम्स हैं, ये 5 लोग हैं जो क्या करते हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग को कंडक्ट करते हैं। तो बस आपको इन पांचों टीम्स या पांचों लोगों के आपको नाम याद हो गए, तो बाकी इनके बारे में आप वजाहत जो है वो खुद अपनी वर्डिंग में भी जो है वो लिख सकते हो। अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी वजाहत आपको बता देता हूँ कि ये पांचों जो है वो किस तरह से सिक्योरिटी हार्डनिंग को कंडक्ट करते हैं। तो मेन आपका जो जवाब था वो यही है, ठीक है, इनके नाम। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले था आईटी ऑपरेशंस टीम, कि आईटी ऑपरेशंस टीम जो है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग को किस तरह से कंडक्ट करती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आईटी ऑपरेशन टीम जो होती है वो सबसे पहले हमारे जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं उनको अच्छे से स्टडी करती है, यानी उनको अच्छे से जो है वो रीड करती है। उसके बाद फिर क्या करती है, हमारी आईटी ऑपरेशन टीम जो है वो उन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को हमारे पायलट इन्वायरमेंट या टेस्ट इन्वायरमेंट में जो है वो अप्लाई करके देखती है। नेक्स्ट वो क्या करती है, रिपोर्ट द कंप्लीशन ऑफ, ठीक है, वो जो उसने सिक्योरिटी कंट्रोल्स अप्लाई किए थे उनकी प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करके ISMC को भेजती है, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी को भेज देती है वो रिपोर्ट। उसके बाद असिस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम विद वैलिडेशन, यानी हमारी जो आईटी ऑपरेशन टीम होती है ये हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है उसको मदद फ्राहम करती है, किसके लिए, वैलिडेशन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो टीम होती है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग किस तरह से करती है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है जी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है वो सबसे पहले सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने की जितनी भी वैलिडेशन होती है उसको कंडक्ट करती है, मतलब देखती है कि हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स, वैलिडेशन का मतलब ये होता है, कंडक्ट वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये देखना कि हम कि हमारे सारे सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद
ये क्या करते हैं कि एक चेक लिस्ट लेते हैं किससे, आईटी टीम से, मतलब हमारी जो आईटी टीम्स है उससे सिक्योरिटी कंट्रोल्स की पूरी एक चेक लिस्ट जो है वो हासिल करते हैं। कौन? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। जब इनको चेक लिस्ट मिल जाती है, फिर ये क्या करते हैं, उस चेक लिस्ट के अंदर जितने भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स होती हैं उनके स्टेटस को डॉक्यूमेंट करते हैं, उनके स्टेटस के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये क्या करते हैं, नेक्स्ट वो जो वैलिडेशन इनके पास पूरी एक रिपोर्ट होती है ना वैलिडेशन की, जो इन्होंने वैलिडेशन की थी अभी भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम ने, वो किसको भिजवा देते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी को भिजवा देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी तीसरे नंबर पे आईटी मैनेजमेंट टीम। आईटी मैनेजमेंट टीम जो है सिक्योरिटी हार्डनिंग इस तरह से करती है, इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि सबसे पहले इन्होंने क्या करना होता है कि इन्होंने हमारे जितने भी आईटी ऑपरेशंस होती हैं उनको रूल्स एंड सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करना होता है, ये मतलब इंश्योर करना होता है, इस बात की यकीन दहानी करवानी होती है कि जितने भी हमारी आईटी ऑपरेशंस की जो टीम है उसको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है और उसको प्रॉपर सपोर्ट भी मिल रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इनकी जो ज़िम्मेदारी होती है, वो ये होती है कि इन्होंने अप्रूव करना होता है किसको? जितनी भी हमारी चेंज मैनेजमेंट रिक्वेस्ट होती है ना, उनको इन्होंने अप्रूव करना। साइन ऑफ का मतलब होता है अप्रूव्ड करना किसी चीज़ को, ठीक है? तो ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है दूसरी। तीसरे नंबर पे इनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि इन्होंने जितना भी सिस्टम डाउन टाइम होता है या जितना भी बिज़नेस डाउन टाइम होता है, उसको अप्रूव करवाना होता है। कि मतलब अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े सिस्टम को डाउन करने की या अपने बिज़नेस को डाउन करने की, तो उसको किस तरह से अप्रूव करवाना, ये भी आईटी मैनेजमेंट टीम की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कि ये किस तरह से सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोग्राम को जो है वो अच्छे तरीके से ड्राइव करवाते हैं, मतलब रन करवाते हैं, चलाते हैं। ये इनकी पहली जिम्मेदारी होती है। दूसरी इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमारे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव वर्क जिन मतलब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव पे वर्क हो रहा है, ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो स्ट्रेटजीज के मुताबिक जो है वो वर्क कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट इनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि इन्होंने ये भी इंश्योर करना होता है, इस बात की यकीन दहानी भी करवानी होती है कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस और जितनी भी एक्टिविटीज़ पे काम किया जा रहा है, वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट जो टाइम लाइन है, जो डेडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है वो वर्क हो रहा है, ये भी इनकी ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद लास्ट पे आता है जी बिज़नेस स्टेक होल्डर्स, के जो हमारे बिज़नेस स्टेक होल्डर्स होते हैं वो किस तरह सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी पहले ये होती है कि उन्होंने अगर हमें कभी सिस्टम को डाउन करना पड़ जाए तो उसके लिए इन्होंने अप्रूवल देनी होती है, ये पहली ज़िम्मेदारी होती है बिज़नेस स्टेक होल्डर्स की। और दूसरी इनकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो ये होती है कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े और वेंडर्स को और मतलब स्टेक होल्डर्स को अपने साथ एंगेज करने की, अपने साथ मिलाने की, तो ये हमें हेल्प करते हैं। कौन? बिज़नेस स्टेक होल्डर्स, कि हम अदर जो वेंडर्स हैं या अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने साथ मिला सकें। इसमें भी हमें मदद कौन फराहम करता है? बिज़नेस स्टेक होल्डर्स। तो ये दोस्तों 5 आपके लोग, 5 टीम्स जो सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हैं। सो आपको इनके नाम याद हों और ये जो मैं छोटी-छोटी वज़ाहत बताई है इसको आप अपनी वर्डिंग में जो है वो लिख लीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 58 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 59 की बात करते हैं। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 59 है, जिसके अंदर हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि है जी 8 स्टेप मेथोडोलॉजी सिक्योरिटी हार्डनिंग, यानी जब हम सिक्योरिटी हार्डनिंग अप्लाई करते हैं तो उसके कौन से 8 स्टेप होते हैं उसकी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करने के। तो ये वो 8 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप जो है क्या करते हो, सिक्योरिटी हार्डनिंग जो है वो अप्लाई करते हो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये 8 स्टेप्स के आपको नाम याद होने चाहिए। तो पहला स्टेप है जी आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, कि सबसे पहले हम अपने तमाम के तमाम जो एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम अपने तमाम के तमाम जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर अपने तमाम सिक्योरिटी कंट्रोल्स की एक चेकलिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद उन कंट्रोल्स के डॉक्यूमेंट्स को एसओपीज में कन्वर्ट करते हैं। देन 5th नंबर पे हम क्या करते हैं कि वो जो हमारे जितने भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स थे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टेस्ट सेटअप के अंदर। फिर देन 6 नंबर पे हम ये चेक करते हैं कि हमने जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए थे क्या वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 7th नंबर पे हम क्या करते हैं, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन करके देखते हैं। और 8th नंबर पे हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोडक्शन के ऊपर, और अपने प्रोडक्शन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं अपने तमाम के तमाम सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, और उसके साथ उनको जो है वो मॉनिटर करते हैं। तो ये बेसिकली 8 स्टेप्स हैं, जिन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी हार्डनिंग्स को जो है वो क्या करते हो, अप्लाई करते हो। ठीक हो गया। तो ये स्टेप्स आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब वो कह रहा है कि आप सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हो तो उसका पर्पस क्या है, यानी हम करते क्यों हैं भाई, वजह क्या है, रीज़न क्या है सिक्योरिटी हार्डनिंग करने की। तो उसकी वजह ये है, वो कहता है कि बहुत से एसेट्स ऐसे होते हैं
जिनकी सिक्योरिटी हार्डनिंग करने के लिए हमें काफ़ी दफ़ा काफ़ी टीम्स को रिक्वायरमेंट्स और प्रोजेक्ट्स और रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग जो है वो बार बार मैनी टाइम्स का मतलब होता है मतलब वेरियस टाइम्स मीन बार बार और बहुत सी टीम्स को क्या करना पड़ता है, अपने डिफरेंट आईटी एसेट्स को जो है वो उसकी उनकी सिक्योरिटी हार्डनिंग करनी पड़ती है। क्यों हार्डनिंग करनी पड़ती है? ताकि उनको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो यूज़ किया जा सके। अब उन अपने बहुत ज़्यादा आईटी एसेट्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज और एक सिंपल हमें कंसिस्टेंस अप्रोच मिल जाती है किसके थ्रू? सिक्योरिटी हार्डनिंग के थ्रू। और ये वजह बेसिकली ठीक है कि हम अपने मल्टीपल जो आईटी एसेट्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग और एक ही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकें, उनकी सिक्योरिटी हार्डनिंग कर सकें। ये वजह है। अच्छा, अब जब हम सिक्योरिटी हार्डनिंग कर लेते हैं तो उसके हमें फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? तो उसके पहला बेनिफिट ये है कि हमें प्रॉपर एक प्रोसेस मिल जाता है सिक्योरिटी हार्डनिंग करने का। उसके बाद हमें प्रॉपर एक डिसिप्लिन मिल जाता है सेम स्टेप्स का, कि जिन सेम स्टेप्स को हम हर दफ़ा अप्लाई करके क्या कर देते हैं, अपने तमाम आईटी एसेट्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग कर लेते हैं। उसके बाद हमें अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद मिल जाती है विदाउट एनी मिसिंग स्टेप, कि हम किसी भी स्टेप को मिस किए बगैर हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें मदद मिल जाती है जब हम सिक्योरिटी हार्डनिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट लास्ट इसका जो फ़ायदा वो ये है कि हमारी जो टीम होती है जो सिक्योरिटी हार्डनिंग कर रही होती है उसको प्रॉपर एक क्लैरिटी मिल जाती है और उसको ये पता चल जाता है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है और किन स्टेप्स के साथ, किन सीक्वेंस के साथ करना है। तो उसको प्रॉपर इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है। तो ये तमाम के तमाम फ़ायदे हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग को अप्लाई करने के। देन वो कहता है इफ़ यू स्किप दिस प्रोसेस। तो ये डिफरेंट तरह के सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट में, कि मतलब सिक्योरिटी हार्डनिंग को अप्लाई करने का पर्पस क्या है, तो ये आप अपने वर्ड में लिखोगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी हार्डनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं उसको अप्लाई करने के, ये आप बताओगे। उसके बाद ऐसे ही सर पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी हार्डनिंग अगर अप्लाई ना की जाए तो उसका नुकसान क्या होता है। तो ये बेसिकली नुकसानात लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट नुकसानात हैं, अब हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। पहला नुकसान जनाब ये है, विल फॉलो अ न्यू अप्रोच एवरी टाइम, कि अगर आप सिक्योरिटी हार्डनिंग नहीं करोगे, इसके स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आपको हर दफ़ा हर आईटी एसेट्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग करने के लिए एक नई अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है कि आपको हर रिसोर्स के लिए अलग से मेथड यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट नुकसान है उसका ये है, डिपेंडेंस ऑन रिसोर्स रेदर देन प्रोसेस, यानी हम ज़्यादा जो है वो रिसोर्स पे डिपेंड कर रहे होंगे बजाय प्रोसेस पे डिपेंड करने के। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड रेदर देन सिंप्लीफाई, यानी अगर हम सिक्योरिटी हार्डनिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो मेथड है सिक्योरिटी हार्डनिंग का वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बजाय सिंप्लीफाई होने के। और इसके अलावा क्या होगा कि हमारी जो सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ हैं वो डाइवर्जेंस हो जाएंगी, मतलब डिफरेंट जो है ना वो ब्रांचेस में तकसीम हो जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि हमारे जो टीम्स मेंबर्स हैं हर बंदा अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है वो सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ को अप्लाई कर रहा होगा, जिसका जो मन करेगा वो कर रहा होगा। तो ये डिफरेंट नुकसान आता है अगर आप सिक्योरिटी हार्डनिंग जो है वो अप्लाई नहीं करते। उसके बाद लास्ट पे ये एक टेबल है जो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी हार्डनिंग की, याद है ना मैं ऊपर आपको 8 स्टेप्स बता के आया हूँ कि उन 8 स्टेप्स को आप फॉलो करते हो। ये हम ऊपर पढ़ के आए, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, फिर रिसर्च ऑन एप्लीकेबल सिक्योरिटी। तो ये सारे 8 स्टेप्स हैं जो सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हुए हम अप्लाई करते हैं। अब बेसिकली सर आपसे क्या पूछ सकते हैं, सर आपसे पूछ सकते हैं बताओ आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स जो है वो कौन परफॉर्म करता है, या सर पूछ सकते हैं रिसर्च एप्लीकेबल सिक्योरिटी जो है वो कौन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली ये स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को कौन परफॉर्म करता है ये लिखा हुआ है। उसके बाद इनको फैसिलिटेट कौन करता है, मतलब इन स्टेप्स को फॉलो करने परफॉर्म करने के लिए इनको मदद कौन फराहम करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज के हवाले में एमसीक्यूज के हवाले से सर पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर ने पूछा आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट जो है वो कौन परफॉर्म करता है, तो आपने बताना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स करती है। उसके बाद सर आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट परफॉर्म करने के लिए किसकी हेल्प लेती है, तो हेड ऑफ आईटी सेक्शन की हेल्प लेती है। ठीक है, ऐसे ही मान लो फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू एसओपी, यानी अपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स के डॉक्यूमेंट्स को एसओपीज में कन्वर्ट करना है इस स्टेप्स के अंदर। तो ये कौन परफॉर्म करता है, ये टीम लीड परफॉर्म करती है। अब टीम लीड की हेल्प कौन करता है,
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम इसकी जो है वो हेल्प करती है ये काम करने के लिए। तो ये बेसिकली टेबल आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है, जो कि आपके एमसीक्यूज़ पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारा मॉड्यूल जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 60 की बात करते हैं। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 60 और 61 है। बेसिकली मॉड्यूल नंबर 60 और 61 के अंदर बेसिकली क्या है कि वही जो हमने देखा ना अभी प्रीवियस मॉड्यूल 59 के अंदर कि सिक्योरिटी हार्डनिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम 8 स्टेप मेथोडोलॉजी को जो है फॉलो करते हैं, जिसमें हमने ये स्टेप्स के नाम पढ़े थे। अब इन्हीं स्टेप्स की बेसिकली डिटेल बता रहा है आपको मॉड्यूल नंबर 60 एंड 61 के अंदर। सो मैं आपको चलें यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये स्टेप्स के नाम याद हो गए तो आप अपनी वर्डिंग में भी जो है पेपर में इन 8 स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स। इसमें बेसिकली स्टेप 1 में क्या होता है कि हम सबसे पहले अपने जो इन्वेंट्री के एसेट्स हैं और जो हमारा पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डायग्राम तैयार करते हैं। उसके बाद हम अपने जो रिस्क है उनको एग्जामिन करते हैं कि कौन कौन से रिस्क जो है वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद हम अपने जो एसेट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं कि उनमें हाई लेवल और प्रायोरिटाइज जो एसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा हमने हाई लेवल पे रखना है और जिनको सबसे ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं स्टेप 1 के अंदर मिनिमम सिक्योरिटी बेस लाइन, यानी जो हमारे पास MSB होती है उसको सेट करते हैं कि कम से कम कितनी सिक्योरिटी होना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद ब्रेक इनटू फेजेस के मतलब हम अपने इस स्टेप्स को डिफरेंट फेजेस में जो है वो क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, मतलब तकसीम कर देते हैं। फिर देन उसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने जितने भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनको जो है वो सर्च करते हैं गूगल के ऊपर और उनके प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स और जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको रिव्यू करते हैं। आफ्टर रिव्यू हम क्या करते हैं कि उनमें से जो सबसे अच्छे सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए। देन स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में ये होता है कि हम एक अपने सिक्योरिटी जो कंट्रोल्स हैं उनकी एक प्रॉपर एक चेक लिस्ट तैयार करते हैं, जो किसके लिए होती है, हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए बनाई जाती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं अपनी उस चेक लिस्ट को शेयर करते हैं किसके साथ, अपनी IT टीम के साथ। देन उसके बाद हम क्या करते हैं रिकॉर्ड फॉर कंट्रोल ट्रायल्स, कि हम अपने जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनके ट्रायल्स के लिए पूरे का पूरा एक जो रिकॉर्ड है वो अपने पास जो है वो क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है स्टेप नंबर 4 सिक्योरिटी हार्डनिंग का। सिक्योरिटी हार्डनिंग के स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं उनको सेट करते हैं एक SOP ड्राफ्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं SOP ड्राफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमने बेसिकली उस SOP ड्राफ्ट में बेसिकली ये बताया होता है कि हमने तमाम का तमाम जो काम है वो किस तरह से करना है और कैसे करना है और किसने करना है, ये सारी चीज़ें SOP ड्राफ्ट के अंदर हमने बताई होती हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो हमने ड्राफ्ट रेडी करते हैं उस ड्राफ्ट के ऊपर हमारे पास जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसका सिग्नेचर या उसकी अप्रूवल ले लेते हैं। ये स्टेप नंबर 4 था। देन उसके बाद मॉड्यूल नंबर ये 61 आ गया। इसमें बेसिकली क्या वो बता रहा है, यही चीज़ बता रहा है कि आगे कंटिन्यू कर रहा है स्टेप नंबर 5 को, कि जब हम सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हैं उसमें स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं कि अपनी जो रेलिवेंट IT टीम होती है उसको हम कहते हैं जो हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स है ना उनको सेटअप करो, उनको सॉरी इम्प्लीमेंट करो कहाँ पर, टेस्ट सेटअप के अंदर। जब हमारी IT टीम उन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कर देती है टेस्ट सेटअप के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं अपनी पूरी की पूरी जो चेक लिस्ट है उसको अपडेट करते हैं। अपडेट क्यों करते हैं, क्योंकि जनाब टेस्ट करने से पहले या इम्प्लीमेंट करने से पहले जो चेक लिस्ट होती है वो एक नॉर्मल चेक लिस्ट होती है जो कि हमने टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन किए बगैर जो है बनाई होती है। तो जब हम अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल्स को टेस्ट सेटअप में इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसके बाद दोबारा से हम अपनी चेक लिस्ट को जो है वो अपडेट करते हैं, मतलब उसमें कोई मतलब चीज़ हमने चेंज करनी हो तो वो हम चेंज करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब ज़ाहिर बात है चेक लिस्ट अपडेट होगी तो ज़ाहिर बात है SOP भी अपडेट होंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम क्या करते हैं जब चेक लिस्ट अपडेट होगी तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम अपने जो SOPs हैं उनको भी क्या कर देंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अपडेट कर देंगे। फिर देन हम क्या करेंगे अपनी उस चेक लिस्ट को वापस बैक सेंड कर देंगे किसको, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को। देन उसके बाद सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हुए जो स्टेप नंबर 6 है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो रिसोर्सेज हैं जो हमारी प्रोजेक्ट से रिलेट होते हैं उनसे जो है रेलिवेंट डोमेन नॉलेज जो है वो गेट करते हैं। बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है ना उसके पास प्रॉपर जो नॉलेज होना चाहिए डोमेन का, ताकि अच्छा बेसिकली ये जो स्टेप नंबर 6 है इसमें बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं ना उनको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं ना तो उसमें ये देखना कि हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल जो है ठीक से काम कर रहे हैं या
नहीं कर रहे। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो उसके लिए प्रॉपर हमारी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है, उसके पास प्रॉपर जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नॉलेज होगा तो वो ये आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि हमारे जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद क्या करना है, कंडक्ट प्रिपरेशन बिफोर एक्चुअल वैलिडेशन, यानी जो हमने एक्चुअल वैलिडेशन अप्लाई करनी है या एक्चुअल हमने इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करनी है, उसको प्रॉपर हमने क्या करें, स्टडी करें एक दफ़ा, उन तमाम के तमाम अपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, ताकि हमें उनके बारे में और अच्छा नॉलेज हो सके और हम जो है वो वैलिडेट कर सकें, बता सकें कि हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। जब हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, अपनी जो अपडेट चेक लिस्ट है उसको अपडेट करना होता है विद स्टेटस कॉलम। यानी पहले हमने सिर्फ चेक लिस्ट को अपडेट किया था विद उसके स्टेटस अपडेट नहीं थे किए। अब हम क्या करेंगे, चेक लिस्ट को अगेन अपडेट करेंगे विद स्टेटस कॉलम, यानी साथ स्टेटस कॉलम के अंदर ये भी बताएंगे कि इस एक्टिविटी का क्या स्टेटस है, इस एक्टिविटी का क्या स्टेटस है। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्योरिटी हार्डनिंग का स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिसीव करते हैं वैलिडेशन स्टेटस कहाँ से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम से। यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो हासिल करती है वैलिडेशन का पूरा स्टेटस किससे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम से। जब वो कमेटी जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम से पूरी वैलिडेशन का जो स्टेटस है उसको रिसीव कर लेती है, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, रेलिवेंट डिपार्टमेंट हेड से जो है वो उसके प्रॉपर जो है वो क्या कर लेते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं, अप्रूवल करवा लेते हैं, ताकि वो प्रोडक्शन पे शिफ्ट हो सके, यानी प्रोडक्शन की तरफ जा सके। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, रोल बैक, इम्पैक्ट, एटीसी वगैरह वगैरह, मतलब सारी रोल बैक देखते हैं और इम्पैक्ट देखते हैं कि मतलब रोल बैक मीन कि किसी को वापस बैक तो नहीं करना, मतलब किसी ऐसी एक्टिविटी को जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, गलत हो गई है, तो उसको वापस रोल बैक करना हो। इम्पैक्ट कोई असर असर तो नहीं पड़ा हमारी किसी चीज़ के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं इसके अंदर, स्टेप नंबर 7 के अंदर। उसके बाद लास्ट जो स्टेप हमारे पास सिक्योरिटी हार्डनिंग है, जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है स्टेप नंबर 8, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जनाब हम मॉनिटर करते हैं क्लोजली फॉर 24 टू 48 आवर्स आफ्टर मूविंग टू प्रोडक्शन। यानी हम अपने पूरे के पूरी चेक लिस्ट को विद स्टेटस के साथ प्रॉपरली जो है मॉनिटर करते हैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स को, ताकि हम प्रोडक्शन की तरफ मूव कर सकें। क्योंकि दोस्तों जब आप प्रोडक्शन की तरफ मूव कर जाओगे ना, उसके बाद फिर अगर कोई गलती हुई तो वो हमारे लिए बाद में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन पे मूव करने से पहले ही हम जो है प्रॉपरली मॉनिटर कर लेते हैं, देख लेते हैं, अपनी सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से देख लेते हैं, तकरीबन कितनी देर के लिए, 24 एंड 48 आवर्स, यानी तकरीबन 24 से 48 घंटे लगाकर हम जो है क्लोजली चेक करते हैं अपनी हर चीज़ को, ताकि हम प्रोडक्शन पे मूव कर सकें। उसके बाद वो कहता है स्टेप नंबर 8 में नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इन रोल बैक इन केस ऑफ अनफोरेंसिक सर्कमस्टेंस, कि मतलब अगर हमने कोई गलती की है तो उसको उसको वापस कैसे रोल बैक करना है। रोल बैक का मतलब होता है वापस बैक करना, मतलब वापस मूव करना, अगर कोई गलती हो गई है तो उसको वापस अनडू करना, तो ये होता है रोल बैक करना। उसके बाद लास्ट पे क्या होता है, आईटी टीम एसओपीज फाइनलाइज्ड एंड नो ऑपरेशन टास्क, के लास्ट पे ये होता है कि स्टेप नंबर 8 में जो हमारी आईटी टीम होती है वो एसओपीज को फाइनलाइज करती है और उसके बाद अपने जो ऑपरेशन टास्क होते हैं उसको रन कर देती है। तो ये है दोस्तों सिक्योरिटी हार्डनिंग के 8 स्टेप्स, जिनको मैंने अच्छे से आपको डिटेल से बयान कर दिया। इनको आप अपनी, ये लाज़मी नहीं कि जो वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है आपने सेम डिटो का भी यही लिखनी है। आपको सिर्फ क्या क्या हो, आपको सिर्फ जनाब ये इन स्टेप्स के जो है अच्छे से नाम याद हों, बाकी इनको आप अपनी लैंग्वेज के अंदर अपनी इनकी जो डिटेल है वो अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 62 की तरफ। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 62 है, जिसके अंदर हम CIS सिक्योरिटी बेंचमार्क्स जो है वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पेपर में आ सकता है वो आ सकता है कि CIS स्टैंड फॉर, तो CIS स्टैंड फॉर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। सो आपने इसको जो है वो एमसीक्यूज के लिए इसका स्टैंड फॉर जो है वो याद कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी CIS सिक्योरिटी बेंचमार्क्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होगा सिक्योरिटी बेंचमार्क होते क्या हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिक्योरिटी बेंचमार्क का पता होगा देन ही आप इस टेबल को अच्छे से समझ सकेंगे। बेसिकली दोस्तों CIS क्या है, मैंने अभी भी आपको ऊपर बताया, ये एक सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी का एब्रीविएशन है। अच्छा, अब ये क्या है, CIS एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है जो क्या करती है, सिक्योरिटी के डिफरेंट जो बेंचमार्क्स होते हैं उनको जारी करती है। अब सिक्योरिटी बेंचमार्क्स ये होते हैं कि सिक्योरिटी की डिफरेंट गाइडलाइंस यानी हदायत, जिनके अंदर ये लिखा होता है कि आपने अपने सिस्टम को किस तरह से जो है वो सिक्योर करना है, कैसे आपने अपनी जो सिस्टम की सिक्योरिटी रिस्क हैं कैसे उनको कम करना है, और किन सेटिंग्स को आपने अनेबल और डिसेबल करना है सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी हदायत, ये सारी गाइडलाइन जो है
जहाँ लिखी होती हैं जिस डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको बेसिकली हम कहते हैं सिक्योरिटी बेंचमार्क्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इस टेबल में वो ये बता रहा है कि जो CIS है, यानी ये जो अदारा है, इसने जो सिक्योरिटी के बेंचमार्क्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं या बताए हुए हैं या वजह किए हुए हैं ना, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब उनकी कितनी कैटेगरीज हैं? 7 कैटेगरीज हैं। ये आपको MCQ में सर पूछ सकते हैं कि बताओ जो CIS ने सिक्योरिटी बेंचमार्क्स जो है आइडेंटिफाई किए हुए हैं या बताए हुए हैं या वजह किए हुए हैं, उनकी कितनी टोटल कैटेगरीज हैं? तो उनकी 7 कैटेगरीज हैं। ये आपका पहला MCQ। दूसरा MCQ बल्कि हो गया, तो CIS का स्टैंड फॉर मैंने आपको बताया ऊपर, और दूसरा इसकी कितनी टोटल कैटेगरीज हैं, इसके सिक्योरिटी बेंचमार्क्स की 7 कैटेगरीज हैं। अब उन 7 कैटेगरीज के आपने नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपको नाम वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं एहतियातन कह रहा हूँ कि नाम याद कर लें। अच्छा, जो पहली कैटेगरी है ना, जिसके लिए CIS ने सिक्योरिटी बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं, वो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। दूसरे नंबर पे आता है सर्वर सॉफ्टवेयर। तीसरे नंबर पे आता है क्लाउड प्रोवाइडर्स। चौथे नंबर पे आता है मोबाइल डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है नेटवर्क डिवाइसेस। नेक्स्ट कैटेगरी है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स। और नेक्स्ट कैटेगरी लास्ट वाली मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस। अब इन तमाम की तमाम डिवाइसेस के लिए या तमाम की तमाम सिस्टम्स के लिए CIS ने डिफरेंट तरह के जो सिक्योरिटी बेंचमार्क्स है ना, वो डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली जो कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टोटल जो बेंचमार्क्स हैं, यानी उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो CIS ने टोटल बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं, वो टोटल कितने हैं? 36, यानी 36 बेंचमार्क्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं। तो बेंचमार्क्स का मैं आपको अभी अभी ऑलरेडी बताया कि बेंचमार्क्स मीन हदायत, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए उसकी सेटिंग में किन चीज़ों को इनेबल डिसेबल करना है और कैसे उसके रिस्क को कम करना है, उसके लिए 36 हदायत यानी गाइडलाइन जो है वो CIS ने दी हुई हैं। इसी तरह सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए 33 हदायत दी हुई हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए 2 हदायत दी हुई हैं। मोबाइल डिवाइसेस के लिए 8 हदायत दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपको एक MCQ ये याद हो कि CIS ने जो सिक्योरिटी बेंचमार्क्स दिए हुए हैं, उसकी टोटल कैटेगरी 7 हैं। उसके बाद आपको इन कैटेगरीज के नाम याद करने हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, नाम याद कर लो। उसके बाद आपको ये पता हो कि हर कैटेगरी के आगे कितने टोटल बेंच मार्क्स हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के 36 बेंच मार्क्स हैं, सर्वर सॉफ्टवेयर के 33 हैं, मोबाइल डिवाइसेस के 8 हैं, नेटवर्क डिवाइसेस के 6 हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के 21 हैं। तो ये सारा आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि बताओ जी ऑपरेटिंग सिस्टम के CIS सिक्योरिटी बेंचमार्क्स टोटल कितने हैं, तो आपने बताना 36 हैं। ऐसे ही आपको पूछा जाता है, मान लो कि मोबाइल डिवाइसेस के बेंचमार्क्स कितने हैं, तो आपने कहना है 8 हैं। तो बेसिकली आपको ये याद हो कि किस कैटेगरी के लिए कितने टोटल जो है वो बेंचमार्क्स हैं। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट MCQ ये भी है कि ये तो हर कैटेगरी के बेंचमार्क्स लिखे हुए हैं ना, तो इन सब को काउंट करके ओवरऑल बेंचमार्क्स कितने हैं, तो ओवरऑल कितने हैं, यानी ग्रैंड टोटल समझ लो ना, ग्रैंड टोटल मीन कि इन तमाम कैटेगरीज के सब बेंचमार्क्स को अगर काउंट कर लिया जाए तो टोटल बेंचमार्क कितने हैं? 107, यानी टोटल 107 जो है वो हदायत जारी की हुई हैं CIS ने डिफरेंट इन 7 कैटेगरीज के लिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, सर पूछ सकते हैं कि बताओ CIS ने जो सिक्योरिटी बेंचमार्क्स रखे हुए हैं वो टोटल कितने हैं, ग्रैंड उनका उनका कितना ग्रैंड टोटल है, तो आपने कहना 107। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंट तरीकों से बताया कि किस तरह से आपको पेपर में MCQ जो है वो आ सकता है। उसके बाद सर ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ जो डिफरेंट CIS की सिक्योरिटी बेंचमार्क्स की कैटेगरीज हैं, उनमें सबसे हाईएस्ट बेंचमार्क किसके हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बेंचमार्क किसके हैं, तो यहाँ पे देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे ज़्यादा बेंचमार्क्स हैं। तो ये भी सर आपको पूछ सकते हैं MCQs में कि जी सबसे ज़्यादा बेंचमार्क किस कैटेगरी के हैं, तो आपने कहना है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसी तरह सबसे कम बेंचमार्क किसके हैं, तो वो मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस के हैं, यानी सिर्फ एक ही बेंचमार्क है, तो ये भी सर पूछ सकते हैं। तो यानी इस टेबल को आपने अच्छे से जो है याद कर लेना। ये टेबल मॉड्यूल नंबर 62 के अंदर सिर्फ यही टेबल आएगी जो आपका इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से। बाकी आगे फर्दन सर ने बेसिकली बताया हुआ है कि जिस तरह ऊपर बताया ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 36 बेंचमार्क्स हैं, आगे फर्दन आप उनकी डिटेल बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फर्दन आगे किस किस के लिए कितने कितने बेंचमार्क्स हैं। ठीक हो गया, तो ये आगे फर्दर उन्होंने बताया हुआ है कि ubuntu लिनक्स के लिए 3 बेंचमार्क्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए 5 बेंचमार्क्स हैं, इसके बाद सेंटोस लिनक्स के लिए 2 बेंचमार्क्स हैं। तो ये आगे फर्दर डिटेल है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ ये वाला जो मेन टेबल है ये अच्छे से कर लेना कि 7 कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के कितने बेंचमार्क्स हैं, सबसे हाईएस्ट बेंचमार्क किसके हैं, सबसे लोएस्ट बेंचमार्क किसके हैं, ग्रैंड टोटल कितना है, तो ये आपको अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। लो जी, आपका मॉड्यूल नंबर 62 जो है वो कवर होता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 63 की। दोस्तों मॉड्यूल नंबर 63 में भी सारे वही बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो ऊपर बेंचमार्क्स की बात हो रही है, ये इन्हीं बेसिकली आगे कैटेगरीज को सारा आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये देखो नेटवर्क डिवाइसेस के बेंचमार्क्स,
टोटल 6 हैं, जिनमें से सिस्को के 4 हैं, पालो आल्टो नेटवर्क्स के 2 हैं। इस तरह आगे बता रहे हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो कैटेगरी थी हमारी, उसके टोटल बेंचमार्क्स 21 हैं, जिनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 13 बेंचमार्क्स हैं, गूगल क्रोम के 1 है, एमएस एक्सचेंज सर्वर का 3 है, एमएस इंटरनेट एक्सप्लोरर के 2 हैं, मोजिला फायरफॉक्स के 2 हैं। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉड्यूल नंबर 63 के अंदर आपने कुछ भी याद नहीं करना। मॉड्यूल नंबर 62 के अंदर आपने सिर्फ ये वाली स्लाइड ये अच्छे से कवर करनी है, जो कि आपके एमसीक्यूज पर्पस के लिए है। और ये स्लाइड नंबर कौन सी है? ये स्लाइड नंबर है 3। स्लाइड नंबर 3 है ये मॉड्यूल नंबर 62 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे मॉड्यूल नंबर 62 भी कवर हो गया और मॉड्यूल नंबर 63 भी कवर हो गया। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 64 की। सो दोस्तों ये हमारे पास मॉड्यूल नंबर 64 है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली सीएस बेंचमार्क्स के एक एग्जांपल वो हमें करवाएगा। मतलब ये सिखाएगा कि बेंचमार्क्स को कैसे जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी गाइडलाइंस को। ये वही स्लाइड है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल नंबर 62 के अंदर पढ़ के आए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बन सकता है कि सर आपसे पूछ सकते हैं कि सीएस सिस्को फायरवॉल बेंचमार्क्स जो है उसका जो वर्जन 4.00 है वो कब आया था? तो वो आया था 29 जून 2016 को, और उसमें टोटल जो है 174 पेजेस थे और पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर था वो। तो ये एमसीक्यूज पर्पस के लिए सिर्फ याद कर लेना कि सिस्को फायरवॉल बेंचमार्क्स जो है इस डेट को आया था, इस ईयर को आया था, इतने उसमें टोटल पेजेस थे और वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट में था। अच्छा, यहाँ पर ना एक अब वो बता रहा है कि सीआईएस के जो सिक्योरिटी बेंचमार्क्स है ना, उनमें से एक बेंचमार्क्स होता है कंट्रोल कंटेंट के नाम से। अब ये कंट्रोल कंटेंट बेसिकली एक बेंचमार्क है जो क्या बताता है, जो बेसिकली आपको किसी भी सिक्योरिटी कंट्रोल की मुकम्मल मालूमात बताता है। अगर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल है, तो उस सिक्योरिटी कंट्रोल की मुकम्मल जो मालूमात है ना, वो आपको किस बेंचमार्क में मिलेगी? कंट्रोल कंटेंट बेंचमार्क के अंदर। अब कंट्रोल कंटेंट बेंचमार्क में कौन कौन सी आपको मालूमात मिलती है, वो आगे उसने आपको बताई हुई है कि इसमें आपको प्रोफाइल कैपेबिलिटी मिलती है, उस सिक्योरिटी कंट्रोल की डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, रैशनल बताया जाता है, ऑडिट बताया जाता है, रेमिडिएशन बताई जाती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस सिक्योरिटी कंट्रोल की बताई जाती है और उसके रेफरेंसेस बताए जाते हैं। तो ये सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेना कि जो कंट्रोल कंटेंट बेंचमार्क है सीआईएस का, उसमें क्या-क्या बताया जाता है सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में, ठीक है? अब बारी-बारी इनको देख लेते हैं। बेसिकली प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी दोस्तों बेसिकली ये होती है, जो ये बताती है कि आपने इस सिक्योरिटी कंट्रोल को कहाँ पे लागू करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बेसिकली उस सिक्योरिटी कंट्रोल की हमें डेफिनेशन बता रही होती है कि ये सिक्योरिटी कंट्रोल करेगा क्या, ठीक है? रैशनल बेसिकली हमें उस सिक्योरिटी कंट्रोल की वजह बताता है कि बेसिकली हम किस वजह से इस सिक्योरिटी कंट्रोल को अप्लाई करने लगे हैं। ऑडिट बेसिकली ये होता है जो हमें उस सिक्योरिटी कंट्रोल को चेक करके बताता है, जांच करके बताता है कि आया कि ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल आपने लगाया क्या ये ठीक तरीके से लगा है या नहीं लगा, या हमें वो तरीका बताएगा कि कैसे पता चलेगा कि ये सिक्योरिटी कंट्रोल सही से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद रेमिडिएशन बेसिकली आपको ये बताता है कि ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है अगर ये सही तरीके से नहीं लगा तो इसको कैसे ठीक ठीक तरीके से लगाएंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू बेसिकली आपको ये बताता है कि ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है इसमें विदाउट एनी चेंजिंग, मतलब कोई भी चेंज किए बगैर जो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यूज़ होंगी वो कौन-कौन सी होंगी। जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड करते हैं तो पता ना उस सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हुई होती हैं। फिर बाद में अगर हमने उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो बाद में कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यही होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद आते हैं जी रेफरेंसेस। रेफरेंसेस ये होते हैं जो आपको बेसिकली उस सिक्योरिटी कंट्रोल की मज़ीद मालूमात के लिए कुछ बुक्स या कुछ आर्टिकल रेफ़र करते हैं कि अगर आपने इस सिक्योरिटी कंट्रोल की मज़ीद मालूमात देखनी है तो आप फ़लाँ-फ़लाँ लिंक्स पे जाओ या फ़लाँ-फ़लाँ बुक्स को स्टडी करो तो आपको इस सिक्योरिटी कंट्रोल की मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जिस सिक्योरिटी बेंचमार्क में वो करते हैं ना, हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोल कंटेंट बेंचमार्क, ठीक है? तो ये आपको शॉर्ट में सर पूछ सकते थे कि कंट्रोल कंटेंट बेंचमार्क में कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे ना उसने हमें बताया कि वो जो ऊपर आपको बताया गया ना कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल थी, सिस्को फायरवॉल बेंचमार्क था एक, जो कि 29 जून 2016 को आया, उसमें 174 पेजेज़ थे। उसने अब वो बता रहा है कि उसमें ना एक पेज था पेज नंबर 88, उसमें एक उसमें बेसिकली एक टॉपिक था सेशन टाइम आउट के नाम से। अब बेसिकली वो हमें ना एक एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा कि ये जो टॉपिक है सेशन टाइम आउट, इस सेशन टाइम आउट के ऊपर हम ये वाला बेंचमार्क कंट्रोल कंटेंट इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये बेसिकली वो आपको बताने लगा। ठीक है, तो चलें देखते हैं कैसे ये अप्लाई करता है। तो सबसे पहले कह रहा है हमारे टॉपिक का नाम है
सेशन टाइम आउट। ठीक हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था बोला, कंट्रोल कंटेंट का, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, कि जो हमें ये बताती है कि आपने ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है ये कहाँ पर लागू करना है। तो वो बता रहा है कि जो प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी है ना, वो सेशन टाइम आउट के अंदर लेवल 1 सिस्को ASA9.X के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो ये आपने एमसीक्यूज पर्पस के लिए याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ गए ना, दूसरा पॉइंट क्या था, डिस्क्रिप्शन, कि जो हमें क्या बताता है कि ये जो टॉपिक है ये किसके बारे में है, इसकी हमें मतलब इसके बारे में इसकी डेफिनेशन बताता है कि ये है क्या, ये सिक्योरिटी कंट्रोल है क्या। तो बेसिकली वो डिस्क्रिप्शन में ये बता रहा है कि सेशन टाइम आउट क्या होता है। सेशन टाइम आउट बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी भी अकाउंट को ओपन करते हो और उसको ओपन करने के बाद छोड़ देते हो, यानी उसमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते आप, मतलब कोई 2 मिनट गुजर गया, 3 मिनट गुजर, आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल पे भी आपके ऐसे ही होता है। आप मोबाइल ओपन करते हो ना, तो मोबाइल को आपने अभी ऑफ नहीं किया लेकिन आपने साइड पे रख दिया। अब आपने देखा होगा कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद खुद ब खुद वो मोबाइल बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और हमें दोबारा से उसको मतलब वो लॉक ओपन करना पड़ता है। ऐसे ही मान लो आप अपने एलएमएस की एग्जांपल हो, आप जब एलएमएस पे जाते हो, एलएमएस पे जाने के बाद आपने एलएमएस ओपन करके रख लिया, अब आप कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी एलएमएस पे परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब आप बिल्कुल सुकून से साइड पे होकर बैठ गए हो। अब आप देखना 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जब आप दोबारा किसी एलएमएस पे किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपको दोबारा कहेगा सॉरी, आपका सेशन जो है वो आउट हो चुका है, लॉग आउट हो चुका है खुद ब खुद, आप काइंडली दोबारा से लॉग इन करो। तो यही यही दोस्तों होता है सेशन टाइम आउट। ठीक हो गया। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी। उसके बाद सेशन टाइम आउट के अंदर रैशनल क्या होता है। रैशनल मैंने आपको अभी भी बताया था। रैशनल बेसिकली हमें ये बताता है कि इस सिक्योरिटी टाइम आउट, सॉरी सिक्योरिटी टाइम आउट कह रहा हूँ, सिक्योरिटी कंट्रोल को अप्लाई करने की वजह क्या है। तो बेसिकली रैशनल में वो यही बता रहा है कि हम सिक्योरिटी के अंदर सेशन टाइम आउट को अप्लाई क्यों करते हैं। तो ये बेसिकली एक टॉपिक नहीं है, बल्कि सेशन टाइम आउट बेसिकली आप ये समझ लो एक सिक्योरिटी कंट्रोल भी है। एक क्या है, एक सिक्योरिटी कंट्रोल भी है। ये टॉपिक भी कह सकते हो आप इसको, सिक्योरिटी कंट्रोल भी है ये एक। अच्छा, अब ये रैशनल में हमें ये बता रहा है कि सेशन टाइम आउट को हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो अनऑथोराइज लोग हैं या इलीगल लोग हैं वो आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर सकें। ठीक है ना, इसलिए हम जो सेशन टाइम आउट जो है वो अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, अपने अकाउंट्स के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है ऑडिट। ऑडिट मैं आपको अभी ऊपर बता गया था। ऑडिट का मतलब ये होता है ये चेक करना कि ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है सेशन टाइम आउट, इसको हमने अप्लाई किया तो क्या ये अप्लाई हो गया सही तरीके से या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो ये वो कमांड है जो चेक करने के लिए यूज होती है कि क्या आपने अपना जो सिक्योरिटी कंट्रोल है क्या वो सही तरीके से अप्लाई किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका है। तो आप उस सर पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ ऑडिट करने के लिए वो कौन सी कमांड है जो हम लिखें, तो हमें पता चलता है कि हमने जो सिक्योरिटी कंट्रोल अप्लाई किया क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, इस ठीक तरीके से लगा या नहीं लगा। तो ये कमांड है होस्ट नेम, आगे आप लिखते हो SH स्पेस रन स्पेस कंसोल स्पेस देके स्ट्रेट आर वाली लाइन स्ट्रेट, आगे स्पेस देके इन, आगे स्पेस टाइम आउट डॉट 5 मीन 5 मिनट्स। यानी बेसिकली आप कह रहे हो कि 5, क्या ये जो मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल ऐड किया है सेशन टाइम आउट के नाम से, आप बोल रहे हो क्या, मुझे ये बताओ क्या ये लग चुका है, और अगर लग चुका है तो बताओ मुझे क्या हर 5 मिनट के बाद क्या ये टाइम खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये बेसिकली ऑडिट का मतलब ये है। ठीक है, तो ये आपने कमांड याद कर लेनी है कि जिससे हम ऑडिट करके चेक करते हैं कि हमारा जो वो है ना सिक्योरिटी कंट्रोल है क्या वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे वो बता रहा है रेमेडिएशन। रेमेडिएशन का मैंने आपको बताया था कि रेमेडिएशन क्या होती है बेसिकली, कि जिसमें हम अगर हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल सही तरीके से नहीं लगा तो उसको कैसे ठीक करते हैं या कैसे सही तरीके से लगाते हैं, तो उसकी भी एक कमांड होती है। तो ये कमांड है रेमेडिएशन अप्लाई करने की। तो ये भी कमांड आपने चीज़ें याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये थे सेशन टाइम आउट के अंदर रेमेडिएशन लगाने का तरीका वो बता रहा है आपको। उसके बाद बता रहा है कि सेशन टाइम आउट जो सिक्योरिटी कंट्रोल है उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो वो बता रहा है इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो टाइम आउट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। तो ये आपने ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है कि सेशन टाइम आउट जो सिक्योरिटी कंट्रोल है उसमें विदाउट एनी चेंजिंग जो डिफ़ॉल्ट उसकी टाइम आउट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। यानी 0 मिनट्स के बाद खुद ब खुद जो है वो टाइम आउट हो जाएगा, मतलब खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा आपका अकाउंट। हाँ, उसके बाद आप उसमें खुद उसमें कोई चेंजिंग करो, बाद में कोई 5 मिनट लगा दो, 10 मिनट लगा दो, तो वो बात की बात है। अच्छा, लास्ट में क्या है जी, अच्छा सेशन जो सिक्योरिटी कंट्रोल है उसमें वो कह रहा है रेफरेंस किया है। तो रेफरेंस वो कह रहा है जी, अगर आपने, यानी मैंने आपको ऊपर बताया था रेफरेंस किसे कहते हैं, यानी जिसमें आप ये बताते हो कि इस सिक्योरिटी कंट्रोल की अगर आपने मजीद मालूमात देखनी है तो आप कहाँ जा सकते हो। तो वो कह रहा है रेफरेंस ये है कि अगर आपने सेशन टाइम आउट
जो सिक्योरिटी कंट्रोल है, इसकी अगर मज़ीद मालूमात देखनी है तो वो आप CLI बुक नंबर 1 है, सिस्को ASA सीरीज़ है, जनरल ऑपरेशन CLI कॉन्फ़िगरेशन गाइड 9.1 है, वहाँ जाओगे तो आपको सेशन टाइम आउट की ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है इसकी मज़ीद मालूमात या इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने बेसिकली इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हमें क्या किया, एक प्रैक्टिकली एक जो सिक्योरिटी कंट्रोल था, सेशन टाइम आउट, उसके ऊपर हमें एक बेंचमार्क जो था कंट्रोल कंटेंट के नाम से, उसको अप्लाई करके दिखाया कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें याद करने वाली थी वो मैंने आपको बता दी। ये MCQ याद करने वाला है, ये शॉर्टकट में सर पूछ सकते हैं कंट्रोल कंटेंट बेंचमार्क क्या होता है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद ये सेशन टाइम आउट की एक एग्जांपल है, जो आप जो है वो पढ़ लेना एक दफ़ा, याद करने की वैसे इसको ज़रूरत नहीं है। बाकी ये ऑडिट की कमांड है, ये याद कर लेना, और रेमेडिएशन की कमांड है, ये याद कर लेना। सो अब हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 65 की। सो दोस्तों ये हमारे पास लेक्चर नंबर या मॉड्यूल नंबर 65 है, जिसके अंदर हम CIS का बेंचमार्क एग्जांपल देखेंगे कि इसके ऊपर MS विंडो सर्वर 2012 वर्जन 2 या R2, ठीक है, इसका देखेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस मॉड्यूल 64 के अंदर भी CIS बेंचमार्क की एग्जांपल देखी थी बहुत डिटेल के साथ। सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल डिटेल से नहीं बताऊंगा, ये बेसिकली वही टेबल है जिसको मैंने आपको बताया था प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर, वहाँ से आपने अच्छे से करना है। अच्छा, यहाँ पर वो बोल रहा है कि CIS माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर 2012 R2 जो बेंचमार्क है, ये कब आया था? 31 जनवरी 2017 में आया था, और उसमें टोटल जो पेजेस थे वो 760 पेजेस थे, और ये भी PDF डॉक्यूमेंट फॉर्म में था, ठीक है। तो ये MCQs के लिए सिर्फ याद देख लें। अच्छा जी, उसके बाद प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, ये मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में भी बताया कि प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपना जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो कहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब किन सिस्टम्स पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका MCQs में सर पूछ सकते हैं कि प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी जो है वो किन लेवल्स पर अप्लाई की जाती है। 2 लेवल्स पर अप्लाई की जाती है, लेवल 1 पर और लेवल 2 पर। अब लेवल 1 के अंदर 2 फर्दर आगे उसके टाइप है, लेवल 1 डोमेन कंट्रोलर और दूसरा लेवल 1 मेंबर सर्वर। इस तरह लेवल 2 की भी आगे फर्दर 2 टाइप है, डोमेन कंट्रोलर और मेंबर सर्वर, ठीक हो गया। तो ये डोमेन कंट्रोलर और मेंबर सर्वर क्या होते हैं, ये आगे अगले चल के हम मॉड्यूल में कवर करेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखें, इसकी मेन 2 टाइप्स हैं प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी की, कि मतलब हमने अपना जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो या तो लेवल 1 पे अप्लाई करना होता है या लेवल 2 पे अप्लाई करना होता है। अब लेवल 1 और लेवल 2 में क्या फ़र्क है ये आपको बताओ। अच्छा, लेवल 1 जो होता है ना, वो एक बेसिक सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे आप जनरल सिक्योरिटी सिर्फ ऐड करते हो, और यहाँ जहाँ पे आपको जनरल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो क्लियरली प्रोवाइड किए जाते हैं, और यहाँ पर कोई ज़्यादा सच एज़ आप कोई डीपली चीज़ों को जो है ना वो सिक्योर नहीं करते, या डीपली जो है चीज़ों की जांच पड़ताल नहीं करते, ठीक है। तो ये होती है लेवल 1। अब जो लेवल 2 हमारे पास सिक्योरिटी होती है, वो लेवल 2 ये होता है जिसमें हम जो है ना लेवल 1 से थोड़ा एक्सटेंड लेवल पे जाकर, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाकर, डीपली लेवल पे जाकर जो है सिक्योरिटी ऐड करते हैं, और इसमें जो हमारे पास एक्ट्स एट डिफेंस इन डीप मेजरमेंट, और जो हम मेजरमेंट करते हैं चीज़ों को वो भी बहुत ही डिफेंस एंड डीप लेवल पे जाकर जो है वो करते हैं। तो ये होता है लेवल 1 एंड लेवल 2, दोनों में आपको फ़र्क बताओ, ये डेफिनेशन सारा आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल कंटेंट, ये मैं आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बता चुका हूँ। कंट्रोल कंटेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें हम अपने सिक्योरिटी कंट्रोल की तमाम मालूमात को देखते हैं, कि बेसिकली ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल हम यूज़ करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल की तमाम मालूमात और इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसमें आपको डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी के मतलब ये सिक्योरिटी कंट्रोल कहाँ अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन उसकी, उस सिक्योरिटी कंट्रोल की डेफिनेशन या उसकी डिटेल, रैशनल रैशनल का मतलब मैं आपको बताया था कि उस सिक्योरिटी कंट्रोल का जो है वो वजह कि आपने उस सिक्योरिटी कंट्रोल को क्यों अप्लाई करना है। उसके बाद ऑडिट, कि ये चेक कैसे करेंगे कि ये सिक्योरिटी कंट्रोल ठीक से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। रेमेडिएशन मीन कि ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है ये अगर अप्लाई नहीं हुआ तो उसको कैसे ठीक से अप्लाई करेंगे। इम्पैक्ट, मतलब उसकी क्या असर पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी पर। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि विदाउट एनी सेटिंग जो सिक्योरिटी कंट्रोल हम अप्लाई करते जा रहे हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। और रेफरेंस, कि अगर आपने उसकी और ज़्यादा मालूमात देखनी है तो किन बुक्स या किन आर्टिकल्स को आप जो है वो स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर उसने जिस सिक्योरिटी कंट्रोल की बात कर रहा है वो है जी, इंश्योर मैक्सिमम पासवर्ड एज इज सेट टू 60 और फ्यूअर डेज बट नॉट 0। तो ये हमारे पास क्या सिक्योरिटी कंट्रोल है। अब इस सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर बेसिकली वो 1 बाय 1 इस कंट्रोल कंटेंट के तमाम पॉइंट्स को जो है वो आपको अप्लाई करके दिखाएगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर उसका बताया था, सिक्योरिटी सेशन सॉरी उसका नाम था सेशन टाइम आउट, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताया था ना कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिया था। वही सेम चीज़ यहाँ पे है।
आप इसको जो है वो खुद से स्टडी कर लीजिएगा, बाकी इसमें ख़ास कुछ याद करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो याद करने वाली बात है वो ये है कि लेवल 1 और लेवल 2 में क्या फ़र्क होता है, ये आपको शॉर्ट में सर पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे अप्लाई की जाती है, लेवल 1 पे और लेवल 2 पे। लेवल 1 की आगे फर्दर 2 टाइप्स एंड लेवल 2 की आगे फर्दर 2 टाइप्स, ये आपको पता हो। और ये एमसीक्यूज़ के लिए 31 जनवरी 2017 को CIS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 R2 का जो बेंचमार्क है ये लॉन्च किया गया था। इसमें 760 पेजेस थे और PDF डॉक्यूमेंट में था। बस यही आपने एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट के लिए याद करना है। बाकी नीचे ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सिर्फ एक दफ़ा आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है? खुद अपने बिहाफ पर। सो दोस्तों यहाँ तक हमारे जो 10 मॉड्यूल थे, मॉड्यूल 56 से लेकर मॉड्यूल नंबर 65 तक वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है? तो जो यहाँ तक आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।